नहीं देखना चाहिए। बाबा साहब का क्या मानना था? क्यों ऐसा होता है कि हमारी संकल्पना प्राचीन भारत की निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विशाल मयस्सर तो आरजू ही सही, न तन में खून फराहम, न तन में खून फराहम, न अश्क आंखों में, नमाज शौक तो वाजिब है बेवजू ही सही। किताब है सच्ची रामायण, ये बैन कर दी गई थी। उनकी कई और किताबें भी बैन हुई। तो बैन होने के बाद जब लोगों ने संघर्ष किया और तो पेरियार के बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या कहा, यह हम सबको जानना है। राकेश जी, मैं आपके समक्ष रखता हूं। हमें यह मानना संभव नहीं लग रहा है कि इसमें लिखी बातें आर्य लोगों के धर्म को अथवा धार्मिक विश्वासों को चोट पहुंचाएगी। लेखक का उद्देश्य जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बजाय अपनी जाति के साथ हुए अन्याय को दिखलाना भी तो हो सकता है। निश्चय ही ऐसा करना असंवैधानिक नहीं माना जा सकता है। ये राकेश सिन्हा जी विश्वविद्यालय में मेरे सीनियर रहे हैं। दो ध्रुवों पे हम दोनों खड़े रहते हैं, लेकिन संवाद उनकी एक खूबी है कि संवाद को विवाद में तब्दील नहीं होने देते हैं। तो पहला शेर अर्ज किया है आपके माध्यम से माननीय मूवर ऑफ द रेजोल्यूशन को, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विशाल मयस्सर तो आरजू ही सही, न तन में खून फराहम, न तन में खून फराहम, न अश्क आंखों में, नमाज शौक तो वाजिब है बेवजू ही सही। क्या बात है। ये फैज का था सर, फैज अहमद फैज का। अब इनको इंडिक ट्रेडिशन में हम कहां रखेंगे कि या त्याग देंगे पता नहीं। अब तो फैसला आने वाली पीढ़ियां करेंगी। हमारे दोस्त अमर पटनायक जी ने कुछ मामला आसान किया, कुछ जवाहर सरकार जी ने। देखिए सर, माननीय उपसभापति महोदय, बड़ा मुश्किल दौर है। मिथ हिस्ट्री बन जाता है और हिस्ट्री मिथ बन रहा है। मिथक और इतिहास का फर्क अगर आप मिटाने पे आमादा हैं तो बड़ी मुश्किल होगी। आज तालियां बजेंगी लेकिन कल वो हाथ ही नहीं होंगे ताली बजाने वाले। मैं ग्रैम्शी का जिक्र किया, एंटोनियो ग्रैम्शी मार्क्सिस्ट हैं सर, मार्क्सिस्ट थे, फासिज्म से लड़े। हेजिमनी का जिक्र किया अमर पटनायक जी ने, लेकिन एक काउंटर हेजिमनी हुआ करती है जो हेजिमनी को चैलेंज करती है, और उसका केंद्र आमतौर पर शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय होते हैं। मैं समझता हूं कि मेरी आज की जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन होगा वो उसी दृष्टिकोण से होगा कि काउंटर हेजिमनी का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, जिसमें मैं फाइनली राकेश सिन्हा जी और तमाम पुरुषोत्तम जी वगैरह सबको इनवाइट करूंगा। सर, अमर पटनायक जी ने एक और बात कही, वो था कल्चरल रिलेटिविज्म। उसके विपरीत एक कॉन्सेप्ट है इथनोसेंट्रिज्म। हम में से अधिकांश को लगता है ना कि हम जिस संस्कृति और सभ्यता में पले बढ़े हैं, दूसरों को तौलने का पैमाना भी वही होना चाहिए। ये टेम्पटेशन है सर, कई सभ्यताओं को ये टेम्पटेशन खा गया, लील गया। हमें इस टेम्पटेशन से बचते हुए कल्चरल रिलेटिविज्म को हमेशा तरजीह देनी चाहिए, तभी कुछ बात बनेगी। अब जैसे मैं एक बात कहूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कभी, माननीय उपसभापति महोदय, मैकॉले को हम काफी मैं समझता हूं तंज करके रेफर करते हैं, लेकिन कभी हम लोग को यह सोचना चाहिए कि दलित बहुजन चिंतक मैकॉले पे तंज क्यों नहीं करते हैं। वो क्यों मानते हैं कि मैकॉले ने कुछ द्वार भी खोले। मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूं। बाबा साहब वॉज ऑफ द व्यू दैट इंडियाज फ्यूचर लाइज इन वेस्टर्न एजुकेशन एंड वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन। तो बाबा साहब पर तो माला पहनाई जाए, उन पर फिल्में बनाई जाए, लेकिन उनके विचारों को आत्मसात ना किया जाए, क्योंकि आपके एथनोसेंट्रिक अप्रोच को बाबा साहब चैलेंज करते हैं, उसको धूल धूसरित करने की कोशिश करते हैं। ये इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शन में मैं समझता हूं न सिर्फ खुद इन कॉन्ट्रडिक्शन का बाबा साहब ने जिक्र किया, बल्कि इन कॉन्ट्रडिक्शंस को एक आंदोलन, उन्होंने बिला वजह नहीं कहा था सर, एजुकेट, agitate and educate. Why? Because he knew the kind of education, जिस एक प्राचीन भारत का आप जिक्र कर रहे हैं,
सर, हर चीज जो प्राचीन होती है गोल्डन नहीं होती है। हम लोग सबको बताया गया कि गुप्ता पीरियड वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जब फिर गौर से पढ़ा तो पता चला कि स्लेवरी तो वहीं आई थी, विमेन के स्टेटस में डिटोरिएशन वहीं हुआ। सो थ्रू यू सॉ, अगर इस सदन को, हम सबको कोई व्यवस्था बहाल करनी है ना, द गोल्डन पीरियड शैल बी इन द फ्यूचर विच